बात है सन 14 दिसंबर 1971 की। तब उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जो कि आज बांग्लादेश है। तो वहाँ की जो पाकिस्तान आर्मी थी उसने क्या करा कि उन्होंने जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स या जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते थे जो देश को आगे बढ़ा सकते थे, उन सबको इकट्ठा करा, एक ट्रक में डाला और एक सुनसान एरिया में ले गए। फिर उन्होंने एक आंख पे पट्टी बांधी उन सबके और पीछे बंदूक रख के ट्रिगर दबा दिया। एंड जो ये जेनोसाइड था ये इतना ज्यादा घातक था कि बांग्लादेश में आज भी इस दिन को 14 दिसंबर को एक इंटेलेक्चुअल डे के रूप में बनाया जाता है। सो बेसिकली पाकिस्तान ने ये इसलिए करा था कि उनको पता लग गया था कि इंडियन आर्मी आ चुकी है एंड वो ऑलमोस्ट हार चुके हैं। तो अपने पीछे वो एक ऐसा देश छोड़ के जाना चाहते थे कि ऑल्दो वो उसको छोड़ के तो जा रहे हैं एंड वो हार चुके हैं, बट जो उनकी रिकवरी है, जो उनकी नेशन की रिबिल्डिंग है, वो उसको करने में कई साल लग जाए। एंड वो बिल्कुल ठीक थे। और आज भी जो बांग्लादेश है वो भी आज भी सफर कर रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कभी कू हो रहे हैं, कभी काउंटर कू हो रहे हैं, कभी तख्ता पलट हो रहा है। कि हम इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान ने सरेंडर किया था 1971 को, बट जो ये बहुत बड़ा इवेंट था ये ओवरशैडो हो जाता है उनके सरेंडर के आगे। एंड ऐसा ही कुछ पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान में कर रहा है। जैसे कि अभी न्यूज़ निकल कर आई थी कि 11 मार्च को एक ट्रेन जा रही थी पाकिस्तान में, जफर एक्सप्रेस, एंड उसमें 400 यात्री सवार थे। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने उसको हाईजैक करा। पहले उसकी जो ट्रेन की पटरियां उसको बम से उड़ाया, ट्रेन को रुकवाया बकायदा और सारे जो यात्री थे उनको इकट्ठा करा। फिर जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल थे उनको अलग करके एग्जीक्यूट कर दिया और जितने भी बचे कुचे थे उनसे एक रैंसम मांगी पाकिस्तान सरकार से कि जितने भी आपने हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है आप उनको रिलीज कर दीजिए। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानियों में, खासकर उनकी जो आर्मी है, उनमें काफी ज्यादा अकल है। तो उन्होंने बजाय कि नेगोशिएट करे एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एग्जैक्टली ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये चाहती क्या है, एंड ये बलूचिस्तान का जो इशू है इतना ज्यादा डेंजरस क्यों बनता जा रहा है, स्पेशली इंडिया के भी लिए। तो आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली यही जानेंगे। तो चलिए गाइस, बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उस टाइम पे जो इंडिया है वो दो भागों में टूटा था, जैसे कि आप जानते हो, इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि उस टाइम पे एक पाकिस्तान था एंड ईस्ट पाकिस्तान। आज के मैप में जब हम पाकिस्तान का जो नक्शा देखते हैं वो ऑलमोस्ट उसका 50% होता था जब वो आज़ाद हुआ था। जो बलूचिस्तान का प्रोविंस था वो अलग था एंड उसमें कई सारे स्टेट्स होते थे छोटे छोटे। एंड जो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टेट होता था वो होता था कलात। खान ऑफ कलात को पता लगा कि जो पाकिस्तान है उसकी बुरी नज़र उनकी जो स्टेट है उनके ऊपर है। तो उन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनको सीक्रेट में एक मैसेज भेजा कि वो इंडिया के साथ इच्छुक है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं। एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया एंड ये जो बात थी ये बाहर खुलकर आ गई। एंड जिस दिन पाकिस्तान को पता लगा कि जो बलूचिस्तान का प्रोविंस है वो इंडिया के पास जा सकता है, तो उन्होंने तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट करे एक मिलिट्री एक्शन स्टार्ट कर दिया एंड जो पूरा बलूचिस्तान है इसको काबू कर लिया। तो अगर आज के पाकिस्तान को आप 50% भाग में तोड़ोगे तो वो 50% तो उनका एथनिक पंजाब है, पंजाब वाला पाकिस्तान है, एंड जो रिमेनिंग 50% है वो है बलूचिस्तान, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोविंस है। जो रीज़न था इतने बड़े एरिया को कैप्चर करने का पाकिस्तान के द्वारा, वो कई सारे थे। एंड जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न था वो ये था कि जो एरिया है बलूचिस्तान का उसमें कई बहुत सारे रिजर्व्स है, मिनरल्स के, ऑयल्स के एंड स्पेशली गैस के। जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं कि हमारी जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है वो ऑयल्स के ऊपर होती है, खासकर डीजल एंड पेट्रोल के ऊपर। बट पाकिस्तान में कहानी उसकी थोड़ी सी अलग है। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है वो गैस के ऊपर होती है। पूरे साल 24 घंटे 7 दिन हमेशा जो वहाँ पे गैस की सप्लाई है वो होती रहती है। बट इशू आया था कि पाकिस्तान उस प्रोविंस से सारा सामान तो निकाल रहा है, सारी एक्सप्लॉयटेशन तो कर रहे हैं रिसोर्सेज की, बट जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पे उनके लोगों के लिए कुछ भलाई का काम नहीं करा, बल्कि उनको उल्टा एक्सप्लॉयट ही करा। जैसे कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने आवाज़ उठाई उनको साइलेंटली उनको चुप करा दिया गया। एंड वर्ल्ड वाइड में जितने भी लीडर्स जिनको जो बलूचिस्तान के कॉज को हमेशा फर्दर आगे रखते थे उनको असैसिनेट कर दिया ISI के द्वारा। एंड उन पे एक अपना जो कल्चर है वो इम्पोज करने की कोशिश करी गई पाकिस्तान के द्वारा। तो बेसिकली अगर मैं इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालूं बांग्लादेश और बलूचिस्तान की स्टोरी में, तो उसमें ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रक्स निकलता है एंड वो है रेसिज्म का। जब बांग्लादेश उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था तो वो काफ़ी प्रॉस्परस स्टेट था एंड वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था। बट कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान था उस टाइम पे, वेस्ट वाला पाकिस्तान जो कि आज है, उनको इस बात से काफ़ी इनसिक्योरिटी रहती थी एंड थोड़ी सी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जेलसी भी थी कि वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। एंड इसी की देखा देखी उन्होंने जो वहाँ के जो डेवलपमेंट है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल भी नहीं बनाए। फिर हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने इम्पोज करने की कोशिश करी उर्दू को। ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी में जो लोग थे वो बंगाली बोलते थे। बंगाली उनकी एक आइडेंटिटी थी, एक एथनिसिटी थी, ऑल्दो वो एक इस्लामिक नेशन थे एंड वो काफ़ी प्राउड भी फील करते थे। बट
वो एक लेजिस्लेशन लेकर आए कि उसमें उर्दू को इम्पोज करा जाए। जब थोड़ा पुशबैक आया तो उन्होंने 1952 में एक बंगाल लैंग्वेज मूवमेंट को स्टार्ट करा। बट जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इज ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर देयर कूल हेड। उन्होंने क्या करा, जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे गोलियां चला दी एंड उसमें कई सारे स्टूडेंट्स मारे गए। और जितनी भी ये पूरी मूवमेंट थी, बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट, इसको ब्रूटली सप्रेस करा गया। फिर धीरे धीरे करके जो कल्चर है पाकिस्तान का, जो उस टाइम पे वेस्ट पाकिस्तान था उर्दू वाला, उसको इम्पोज करने की कोशिश करी गई। एंड ये कल्मिनेट हुआ 1971 में जाके, जब जो बांग्लादेश के जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान के जो वो पीएम बनने वाले थे, वो उस पाकिस्तान के भी बनने वाले थे, जो कि वहाँ के बिलोंग ही नहीं करते थे। एंड ये एक ब्रेकिंग पॉइंट था और पाकिस्तान ने सोचा कि अब सबक सिखाने का टाइम आ गया है एंड वहाँ पे उन्होंने अपना एक जेनोसाइड स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, जब इंडिया आज़ाद नहीं था तो उस टाइम पे कई सारी मार्शल रेसेस होती थी, जिनसे जो ब्रिटिश हुकूमत होती थी वो क्या करते थे, अपने सोल्जर्स को सप्लाई करके रखते थे। जैसे कि जाट हो गई, गुरखा हो गए, ऐसे एक पाकिस्तान पंजाबी एथनिसिटी के भी होते थे। फिर जब देश आज़ाद हुआ, जब दो भागों में टूटा, जो जितनी भी एथनिसिटी के लोग होते थे जहाँ से रिक्रूटमेंट होती थी वो इंडिया में आ गए। एंड यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल एथनिसिटी के लोग थे जहाँ से अभी भी रिक्रूटमेंट होती है। बट पाकिस्तान जो था वहाँ पे बस एक ही एथनिसिटी के रह गए, जो थे पंजाबी पाकिस्तानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करते थे। तो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन रहा आज भी, एंड जो वैल्यूज़ है उसको भी संभाल के रखता है। कि कोई भी, इंडिया इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है एंड इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि कोई भी एक एथनिसिटी पूरी इंडिया को डोमिनेट कर सकती है। एंड यहीं पे काम आता है कूल हेडेड माइंड का, बात करने का, रेजोल्यूशन को सॉल्व करने का बिना लड़ाई के। बट जो पाकिस्तान एथनिसिटी थे उन्होंने बिल्कुल हद ही मचा दी। उनके जितने भी आर्मी के जो टॉप ब्रास होते हैं, जो जनरल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो भी नॉर्मली पाकिस्तान पंजाबी एथनिसिटी के ही आते हैं, ना कि बलूचिस्तान के। एंड जो ये रेसिज्म है ये आज भी कहीं ना कहीं फॉलो करा जा रहा है। हद तो और भी ज़्यादा हो गई है कि जब पाकिस्तान थोड़ा कट्टरता की तरफ चले गया था, फंडामेंटलिज्म की तरफ, तो अब जो वहाँ पे शिया और सुन्नी मुस्लिम्स है वहाँ का भी अब इशू हो रखा है। एंड ऐसे कई सारे नारे लगते हैं जैसे काफिर काफिर, शिया काफिर, क्योंकि वो उनको एक मुस्लिम मानते ही नहीं है और वहाँ पे उनको मस्जिद में जाना भी अलाउड नहीं है। एंड लेट अलोन कि वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है उनका हाल भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा होएगा। सो अगर हमें पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में जाना है तो हमें उनके पास्ट को देखना पड़ेगा। अगर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान किसी तरीके से इस पूरी सिचुएशन को सैल्वेज कर लेगा या बचा लेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोग ये चीज़ नहीं भूल सकते। तो ये और भी बहुत ज़्यादा बिटर होती चली जाएगी फ्यूचर में। तो आपके इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है? सो डू लेट मी नो। सो जो मेरा कमेंट सेक्शन है वो ओपन है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा के जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।